आयरन मैन 2 में एमसीयू की करंट टाइमलाइन का सबसे बड़ा ईस्टर एग था मल्टीवर्स से। इसके अलावा आयरन मैन 2 में मुझे थॉर, द इनक्रेडिबल हल्क, ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, एवेंजर्स और एमसीयू की कई मूवीज का रेफरेंस मिला। आयरन मैन 2 में एलन मस्क का कैमियो बस कैमियो नहीं था बल्कि बहुत बड़ा इंपैक्ट था आयरन मैन कैरेक्टर पर। तो मेरा नाम है हेमंत और जब मैंने आयरन मैन 2 को फ्रेम बाय फ्रेम 0.25x स्पीड में देखा तो मुझे 24 ऐसी डिटेल्स मिली जो कि शायद तुमने नॉर्मल स्पीड में मिस कर दी होगी। डिटेल नंबर 1, जब टोनी स्टार्क एक कॉन्फ्रेंस में बैठा होता है तो वो अपना फोन यूज कर रहा होता है जहां पर एक ऐप का नाम इल्यूमिनाटी होता है। आयरन मैन 2 2010 में आई थी और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 2022 में, जिस मूवी में हमने पहली बार इल्यूमिनाटी देखे थे एमसीयू के अंदर। इसका मतलब अगर मैं सही हूं तो टोनी स्टार्क या तो इल्यूमिनाटी की टीम बना रहा था अर्थ 616 पर या फिर वो ऑलरेडी मेंबर था इस टीम का, जैसे हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इल्यूमिनाटी की टीम बनी हुई देखी थी। और मेरे ख्याल से मार्वल का लॉन्गेस्ट ईस्टर एग है। डिटेल नंबर 2, जब पुलिस वैनकू को लेकर जा रही होती है तो उसी टाइम पर टोनी स्टार्क उसका आर्क रिएक्टर डिस्ट्रॉय करता है। उसी मूवमेंट पर जारविस उसकी डिटेल शो करता है जिसमें एनर्जी आउटपुट 1.68 गीगा जूल्स पर सेकंड होता है, जबकि टोनी स्टार्क जो पहला आर्क रिएक्टर बनाता है उस केव के अंदर तो उसका आउटपुट 3 गीगा जूल्स पर सेकंड होता है। What could it generate? If my math is right, and it always is, 3 gigajoules per second. डिटेल नंबर 3, इस सीन में निक फ्यूरी टोनी स्टार्क से कहता है कि उसे टोनी से भी बड़ी प्रॉब्लम से डील करना है साउथ वेस्ट रीजन में, जो कि फोरशैडो कर रहा था थॉर के हैमर को। The center of my universe. I have bigger problems than you in the southwest region to deal with. क्योंकि आयरन मैन और थॉर एक ही टाइम पर चल रहे इवेंट थे एमसीयू के अंदर। और फिर बाद में एजेंट कोल्सन भी कहता है कि उसे निक फ्यूरी ने न्यू मैक्सिको जाने को कहा है। बाकी हमने फिर वो सीन देखा ही था जिसमें एजेंट कोल्सन आता है थॉर के हैमर के पास। डिटेल नंबर 4, मूवी की शुरुआत में जब इवान वैन को अपना पहला आर्क रिएक्टर बना रहा होता है तो वॉल पर कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल लगे होते हैं जिसमें हमें जो लास्ट आर्टिकल दिखता है उस पर राइटर का नाम रॉब डाउन लिखा होता है, जो कि काफी हद तक क्लोज है रॉबर्ट डाउनी जूनियर से। और ये पहली बार हुआ कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का नाम हमें ऑन स्क्रीन दिखा हो। मार्वल की शुरू से आदत रही है हिडन नेम रेफरेंस डालने की। डिटेल नंबर 5, मूवी के एंड में जब निक फ्यूरी टोनी स्टार्क से मिलता है तो यहाँ पर मुझे 2 बहुत भयंकर डिटेल मिली। पीछे ये स्क्रीन पर जो मार्क दिख रहे हैं उसमें एक मार्क अफ्रीका में है जो एक्चुअली में वकांडा पर है जहाँ से ब्लैक पैंथर आता है, और एक मार्क अटलांटिक ओशियन में है, यहाँ पर नेमोर था। इसके अलावा इस स्क्रीन पर हल्क के डिस्ट्रक्शन की न्यूज चल रही होती है जो कि डिस्ट्रक्शन हुआ था द इनक्रेडिबल हल्क में। डिटेल नंबर 6, टोनी स्टार्क जारविस को या तो क्लैप करके या स्नैप करके कमांड देता है उसे स्टार्ट करने के लिए। Wake up, Daddy's home. Welcome home, sir. इस सीन में जब पेपर पॉट्स गुस्से में आ रही होती है क्योंकि टोनी स्टार्क ने आर्ट कलेक्शन बॉय स्काउट ऑफ अमेरिका को दे दी थी। इस सीन में गौर से देखोगे तो जब टोनी स्टार्क स्नैप करता है तो उसके पीछे जो लाइट होती है वो ऑन हो जाती है, और इस डिटेल को तो नॉर्मल स्पीड में बिल्कुल नोटिस भी नहीं कर पाओगे। What are you thinking? What? What are you thinking? Hey, I'm thinking I'm busy and you're angry about something. ऐसे ही उसने एवेंजर 1 में सीक्रेटली नैनोटेक लगाया था शील्ड के डाटाबेस में, तब उसने ऐसे ही क्लैप करके उसे ऑन किया था। डिटेल नंबर 7, स्टार्क एक्सपो प्रेजेंटेशन से जस्ट पहले जस्टिन वैनकू से पूछता है कि वो ड्रोन से क्या करवाएगा। वैनकू कहता है मैं उनसे सैल्यूट करा सकता हूँ। Well, what can you make them do? I mean, this is a weapons demonstration. I can make salute. You can make salute? What do you mean make salute? अब वैनकू रशियन बोलता था और सैल्यूट की रशियन मीनिंग है फायरवर्क, और मूवी के लास्ट में सारे ड्रोन्स फटते हुए भी दिखते हैं। डिटेल नंबर 8, जब वैनकू वॉर मशीन का सिस्टम हैक कर लेता है तो उसकी लैंग्वेज इंग्लिश से रशियन में कन्वर्ट हो जाती है। डिटेल नंबर 9, विप्लेस और टोनी स्टार्क की पहली फाइट में जब विप्लेस इलेक्ट्रिक हंटर से अटैक कर देता है उसके आर्मर पर तो उसका आर्मर पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है, जिसके बाद टोनी स्टार्क सूट को अपग्रेड कर देता है, जिस वजह से थॉर जब एवेंजर 1 में थंडर अटैक करता है उसके आर्मर पर तो उसका आर्मर डैमेज होने की वजह चार्ज हो जाता है। और एवेंजर्स एंड गेम में तो वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके थैनोस पर अटैक भी करता है, बिकॉज वी नो टोनी स्टार्क लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। डिटेल नंबर 10, टोनी स्टार्क की बर्थडे पार्टी में जब उसकी फाइट रोडी से हो जाती है तो दोनों छत तोड़ के नीचे गिरते हैं, जिस वजह से पेपर पॉट्स भी घबरा जाती है, लेकिन नताशा रोमनॉफ एके ब्लैक विडो अपने अटैकिंग पोजीशन में आ जाती है। आयरन मैन 2 तक ब्लैक विडो के कैरेक्टर के बारे में हमें इतना कुछ पता भी नहीं था, लेकिन स्टिल मार्वल ने इतनी डिटेलिंग दी इस सीन में। Don't you mispart me. I'm on to you. You know what? Ever since you came here, डिटेल नंबर 11, इस सीन में जहाँ पर टोनी स्टार्क स्ट्रॉबेरीज ले रहा होता है पेपर पॉट्स के लिए तो वो अपनी एक्सपेंसिव वॉच उसे दे देता है, लेकिन जब तुम इसे पास से देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये वही वॉच है जो आयरन मैन 1 में ओबाडा ने टोनी स्टार्क को दी थी। डिटेल नंबर 12, जब टोनी स्टार्क ब्लैक विडो का बैकग्राउंड चेक कर रहा होता है तो उसकी प्रोफाइल में हैमर इंडस्ट्रीज भी लिखा होता है, मतलब उसने हैमर इंडस्ट्रीज में भी वर्क किया था, जिस वजह से वो इजिली हैमर इंडस्ट्रीज के गार्ड से लड़ पा रही थी और उसने मेन रूम भी आराम से ढूंढ लिया था। डिटेल नंबर 13, ग्रैंड प्रिक्स में जब टोनी स्टार्क रेसिंग स्टार्ट करता है तो इस बोर्ड पर
फेवरो लिखा होता है, जो कि हैप्पी का रियल नेम है जॉन फेवरो, और यही आयरन मैन 2 का डायरेक्टर भी था। इसके बेटे का नाम मैक्स फेवरो है, जो कि काफी सिमिलर है बोर्ड पर लिखे हुए नेम से। डिटेल नंबर 14, ब्लैक विडो जब वैनकू के पास जा रही होती है फाइट करते हुए, तो सीसीटीवी में ये सब रिकॉर्ड हो रहा होता है, जिस रिकॉर्डिंग को एवेंजर्स एंड गेम के बाद आई ब्लैक विडो में टास्क मास्टर देख रहा होता है। डिटेल नंबर 15, ये जो सीन था जिसमें टोनी स्टार्क न्यू एलिमेंट डिस्कवर कर लेता है, वो एक्चुअली में कट शॉट था एक सीन से, जो कि डिलीटेड सीन था मूवी का, जिसमें टोनी स्टार्क जारविस से प्रोजेक्ट पेगासस, एक्सोडस और गोलायथ पर काम करने को कहता है। Give me everything from projects Pegasus, Exodus, and Goliath. Get ready for a major remodel. प्रोजेक्ट पेगासस था लाइट स्पीड इंजन के ऊपर, जो कि हमें कैप्टन मार्वल में दिखाया। प्रोजेक्ट एक्सोडस एक सीक्रेट रिसर्च है शील्ड की, जो कि म्यूटेंट्स पर वर्क कर रही है, और हमें पता ही है कि म्यूटेंट्स मार्वल में आने भी वाले हैं। गोलायथ प्रोजेक्ट पिम पार्टिकल्स के ऊपर है, जो कि हमें एंटमैन में बताया भी गया था। Back in the day, I was Hank's partner on a project called Goliath. The only thing more tiring than going that big is putting up with Hank's bullshit. मतलब आयरन मैन 2 के प्रोडक्शन के टाइम पर ही मार्वल ने सोच लिया था कि स्टोरी को कहां तक लेके जाना है। डिटेल नंबर 16, जब टोनी स्टार्क अपना सूटकेस आर्मर फर्स्ट टाइम यूज कर रहा होता है, तो हम इस फ्रेम में फुट प्रेस देख सकते हैं, जो कि टोनी स्टार्क के बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर पेपर पॉट सूटकेस को दूसरी साइड से भी फेंकती, तो टोनी स्टार्क उसको वैसे भी एक्टिवेट कर सकता था। डिटेल नंबर 17, टोनी स्टार्क की वर्कशॉप में हम मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4 आर्मर देख सकते हैं। अब टोनी ने मार्क 1 आर्मर वापस से असेंबल करके इसलिए बनाया ताकि पुरानी चीजों को इंपॉर्टेंस दे सके, और ये हैबिट उसे पेपर पॉट से पड़ी, क्योंकि आयरन मैन 1 में जब टोनी स्टार्क पहला रिएक्टर फेंकने को कह देता है पेपर पॉट से, लेकिन पेपर पॉट उसे फेंकने की वजह अच्छे से पैक करके रख देती है, और उसी वजह से टोनी स्टार्क बच भी पाता है ओबाड़ा से, क्योंकि उसका सेकंड रिएक्टर वो ले जाता है। डिटेल नंबर 18, जब टोनी स्टार्क वर्चुअल गेम खेलता है बास्केटबॉल जैसा, तो टोनी स्टार्क के पॉइंट इंक्रीज होकर 17 to 18 हो जाते हैं, लेकिन जब तुम नोटिस करोगे तो उसके बगल में एक और स्कोर था जिस पर 9 लिखा हुआ था, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि टोनी स्टार्क किसी और के खिलाफ भी स्कोर कर रहा था, जिसका स्कोर 9 था। अब ये 9 स्कोर वाला बंदा कौन है, तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। Entire modern art collection to the Boy Scouts Boy Scouts of America. Yes, it is a worthwhile organization. I didn't physically check the crates, but basically, yes. डिटेल नंबर 19, फाइनल फाइट में जब वॉर मशीन जस्टिन हैमर की मिसाइल यूज करता है, तो वो फेल हो जाती है, जिसका टोनी स्टार्क और रोडी मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन एक्चुअली में उस मिसाइल को वर्क करने के लिए सुपरसोनिक स्पीड चाहिए थी, जिसका मतलब जस्टिन हैमर ने काम तो सही किया था, लेकिन रोडी को वो चलानी नहीं आई। This is a kinetic kill sidewinder vehicle with a secondary cyclotrimethylene trinitramine RDX burst. It's capable of busting the bunker under the bunker you just busted. If it were any smarter. और अगर उस डिस्टेंस से ये मिसाइल चल जाती जिस डिस्टेंस पर रोडी खड़ा था, तो ना सिर्फ विप्लेस मरता बल्कि टोनी और रोडी भी मर जाते। डिटेल नंबर 20, जब टोनी और पेपर मोनाको में आते हैं, तो उनका एक फोटो क्लिक होता है, जिसे हम बाद में एवेंजर्स 1 में देख भी सकते हैं, जब टोनी स्टार्क डायलॉग मारता है वी हैव अ हल्क। डिटेल नंबर 21, अब ये डिटेल काफी इंटरेस्टिंग है, इसे सुनने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। हैमर इंडस्ट्रीज का जो लोगो था वो एक्चुअली में एसगार्ड को डेडिकेट कर रहा था, और इसके नाम में जो हैमर है वो भी थॉर के म्यूनिर हैमर को रेफरेंस दे रहा है, क्योंकि आयरन मैन 2 के जस्ट रिलीज होने के बाद ही नेक्स्ट ईयर थॉर 1 भी आई थी। डिटेल नंबर 22, फाइनल फाइट में आयरन मैन एक लेजर बीम यूज करता है, जिसे वो एक ही बार यूज कर सकता था। उससे जस्ट पहले जब हम यहाँ पर गौर से देखेंगे, तो आयरन मैन का सूट प्रिपेयर कर रहा था लेजर बीम अटैक करने के लिए, और उसने रोडी को भी कहा था नीचे झुकने को। Get down! और उसने ये लेजर बीम फिर एवेंजर्स एंड गेम में भी यूज की थी। डिटेल नंबर 23, आयरन मैन 2 में तो एलन मस्क का कैमियो दिखाई होगा, लेकिन यहाँ पर जब तुम नोटिस करोगे तो टोनी स्टार्क उसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि एक टाइम पर एलन मस्क को रियल लाइफ आयरन मैन कहा जा रहा था। तो ये सीन एक्चुअली में दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए था। वैसे क्या एलन मस्क सच में आयरन मैन की बराबरी कर सकता है? डिटेल नंबर 24, जब टोनी स्टार्क वर्चुअल बास्केटबॉल जैसा गेम खेल रहा होता है, तो इस वर्चुअल इमेज में टोनी के सूटकेस आर्मर की डिटेल दिख जाएगी, जो उसने आगे मूवी में यूज भी किया था। अगर तुम आयरन मैन फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें कौन सी डिटेल सबसे ज्यादा पसंद आई। बाकी मैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टार्टिंग से करंट टाइमलाइन तक जितनी भी मूवीज हैं, सबकी हिडन डिटेल्स पर वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो सपोर्ट जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।